नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। उधर इंडिया अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और इधर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। वो तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं भाई। आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। वो वीडियो जो बताएगा अविश्वास प्रस्ताव में पीएम मोदी क्या बोलेंगे, उसके बारे में आज ही आपको बता दूंगा। मोदी को डरपोक बताने वाले केजरीवाल खुद मीटिंग से भाग गए क्या, आज वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले इंडिया के दोस्त पर इतना सन्नाटा क्यों है, लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। साथ ही यह भी चैप्टर है कि वो मुसलमान जिन्हें मुसलमान ही मुसलमान नहीं मानते, आज उन मुसलमानों के बारे में आपको बताऊंगा। जिन मुसलमानों को मुसलमानों ने नकार दिया लेकिन मोदी ने सहारा दिया, आज उन मुसलमानों से आपको मिलवाऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय अंजू के साथ वही हो गया जिसका डर था क्या। नसरुल्लाह ने भारतीय अंजू से पाकिस्तानी सीमा का बदला ले लिया है क्या, आज वहां से क्या खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा। और लंदन में बागेश्वर बाबा पहुंचे हुए हैं, वहां उन्होंने वो कर दिया जो भारत में भी नहीं हुआ। अंग्रेजों के बीच बागेश्वर बाबा ने मंत्र पढ़ा और फिर सबके होश क्यों उड़ गए, आज वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के अध्यादेश से जुड़े बिल को आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल को मानसून सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 31 जुलाई को इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मुद्दे पर लाए जा रहे इस बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोला हुआ है। केजरीवाल पहले ही विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोटिंग करने की अपील कर चुके हैं। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक कल तक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल दोपहर 3:30 बजे फिर सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलील सुनी जाएगी। आज हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाना चाहिए। कोर्ट को बताया गया कि परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना 31 जुलाई तक सर्वे के काम को पूरा कर भी लिया जाएगा। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र की याचिका पर कल यानी गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होनी है। दरअसल केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया, जिसे अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की 11 तारीख को आदेश दिया था कि 31 जुलाई तक उन्हें पद से हटा दिया जाए। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपना सम्मान बनाए रखने के लिए एलओसी पार करने को भी तैयार है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को समन भेजकर 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बुलंदशहर में पुरानी इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। बताया जा रहा है कि यह इमारत अंग्रेजों के जमाने की थी और इसे दीवान खाना नाम से जाना जाता था। गनीमत यह रही कि जिस वक्त इमारत का हिस्सा गिरा उस वक्त गली से कोई गुजर नहीं रहा था। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और आपको बताऊंगा कि ये जो नया नया बना हुआ इंडिया है वो तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो बताएगा कि अविश्वास प्रस्ताव में पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं। मोदी को डरपोक बताने वाले केजरीवाल खुद मीटिंग से क्यों भाग गए, और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले इंडिया के दोस्त पर इतनी चुप्पी क्यों है इंडिया में, आज उसका भी चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का जो बड़ा दांव खेला है, उस दांव में क्या खुद विपक्ष फंस जाएगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरी तरह से रिलैक्स और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो आज दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने गए हुए थे, और वहां जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने वहां पर बोला, उससे पीएम मोदी ने साफ संकेत दे दिया कि आएगा तो मोदी।
यानी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं भाई, और उन्होंने यह बात कह भी दी। अब आप आज नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है और शाम में सुबह पहले उन्होंने हवन किया, श्रमिकों से मुलाकात की, और शाम में ये जो कार्यक्रम था इस बिल्डिंग के उद्घाटन का, उसमें बैठकर उन्होंने वहां जो कार्यक्रम हुआ, नाच गाना हुआ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसको देखा। अब आप सोचिए विपक्ष का कम से कम आधा लीटर खून तो जल गया होगा। अरे भाई वो सोच रहे होंगे कि आदमी तनाव में होगा, ये इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपने काम में लगे हुए हैं, और काम करते करते इन्होंने विपक्ष का आधा लीटर और खून जला दिया, ये बोलकर कि भैया तुम जो कर रहे हो करो, हम तो तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी, और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। यानी नरेंद्र मोदी तो सीना ठोक कर कह गए कि तीसरा टर्म भी आएगा और तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी ही आएगा, और वो कह रहे हैं तीसरे टर्म में मैं इंडिया को नंबर 3 इकोनॉमी बना दूंगा। अब बताइए, यहां विपक्ष सुबह से सोच रहा था कि हम नरेंद्र मोदी को झटका दे दिए, अरे इंडिया के सामने मोदी की नहीं चली, ये वो, यहां ये तीसरे टर्म की घोषणा कर दी और सबके सामने कर दिए, ताल ठोक के कर दिए कि बॉस तीसरा टर्म, और ये मोदी की गारंटी है बोल रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारी कर चुके। उधर विपक्ष उस अविश्वास प्रस्ताव में ही फंसा हुआ है जिस अविश्वास प्रस्ताव का सदन में पिटना तय है। तो पब्लिक को दिख ना रहा है कि एक आदमी कह रहा है कि मैं तीसरे टर्म में आऊंगा और मैं इंडिया को आगे ले जाऊंगा, उसका फोकस नेगेटिव एनर्जीज पर नहीं है जो खींच रहे हैं नीचे, और दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता अविश्वास प्रस्ताव में, ये जानते हुए भी सदन नहीं चलने दे रहा और वहां जबरदस्ती का अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। एक तरफ इंडिया को आगे ले जाने की बात हो रही है, एक तरफ नरेंद्र मोदी को खींच के नीचे लाने की बात हो रही है। इंडिया नाम में है लेकिन इंडिया चर्चा में नहीं है, इंडिया विजन में नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो ले आए। अब अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। क्या करो, कल स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में सभी दलों के नेताओं से मिलेंगे और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय हो। अविश्वास प्रस्ताव के नियम क्या है पहले यह भी समझ लीजिए, आपको यह बताता हूं। अविश्वास प्रस्ताव का जो नियम है वो ये कहता है कि स्पीकर जब अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लेता है तो 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 दिन, लेकिन उसके पहले चर्चा कर लीजिए। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसे 50 सांसदों के समर्थन के साथ कांग्रेस के असम से सांसद गौरव गोगोई ने सामने रखा। अब विपक्ष का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 13 पार्टियों के सांसदों का समर्थन है। कांग्रेस ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इस पर कल ही चर्चा होनी चाहिए। वो तो हड़बड़ी में रहते ना कि हमने बोल दिया तो अब कर दीजिए, अब क्या। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है और पिछली बार भी विपक्ष को इस पर सबक सिखाया था। अब सवाल यह है कि इस में होगा क्या, और क्या नरेंद्र मोदी ने इसकी भविष्यवाणी 2018 में ही कर दी थी?
पिछली बार 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव आया था, यानी 2019 के चुनाव से पहले। वो आया था 20 जुलाई को। अब 2024 के चुनाव से पहले 2023 में अविश्वास प्रस्ताव आया है 26 जुलाई को। मतलब ऑलमोस्ट करीब 5 साल के बाद वही अविश्वास प्रस्ताव वाला, फिर वही तरीका जो पिछली बार भी फेल हुआ था। और तब जब यह अविश्वास प्रस्ताव 2018 में आया था, पीएम मोदी ने विपक्ष को कह दिया था कि अब 2024 के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना 2023 में। और पीएम की बात सच साबित हो गई। सुनिए, पीएम ने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कैसे 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। 2018 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो लोकसभा में बड़े अंतर से पिट गया। अविश्वास प्रस्तावों का थोड़ा इतिहास भी आपको बता देता हूं। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा में 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं और ज्यादातर अविश्वास प्रस्ताव खारिज ही हुए हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ आया था, जब वो 1962 का चीनी युद्ध हार गए। हालांकि यह अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था, मतलब नेहरू जी की सरकार बच गई थी। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आए और उन्हें करीब 15 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा और हर अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। किसी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी चर्चा अगर चली तो वो लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस दौरान चली। 24 घंटे 34 मिनट की चर्चा के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरा, सरकार गिरी। जैसे 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। तब एनडीए को 269 वोट मिले थे और विपक्ष को 270 और एक वोट से वो सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंबर पक्के हैं। 2018 में भी विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। इस बार भी यही होगा। सवाल यह है कि इस पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को जवाब क्या देंगे। कोई ये नहीं देख रहा कि भाई वहां पर सरकार जो है बचेगी गिरेगी। ये तो सवाल ही नहीं है कि सरकार गिरेगी। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या क्या सुनाकर जाएंगे, और क्या क्या सुनाकर जाएंगे इसकी कुछ बातें हम अभी आपको बता देते हैं। क्योंकि 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा था, एक बार वो सुनिए। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों। न संख्या है, न सदन में बहुमत है, और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया। और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था, तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए। चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है।
कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ। यानी पिछली बार ही जब अविश्वास प्रस्ताव आया था 2019 के चुनाव के पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी कहा था कि विपक्ष अहंकार में डूबा है और मोदी हटाओ यही इनका एजेंडा है, देश कैसे आगे बढ़ेगा ये इनको नहीं पता। और वो बातें लोगों के मन में घर कर गई। अब नरेंद्र मोदी इस बार इंडिया के बारे में जब बताएंगे और कमोबेश इसी लाइन पर बताएंगे कि इनका एजेंडा क्या है। भाई सोशल मीडिया पे घूम रहा है ना कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गए, तो एक बड़ा बढ़िया मीम घूम रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने इंडिया डर के बनाया किससे, किससे डर के इंडिया बनाया, और फिर उसी आदमी को कह रहे हो कि वो डर गया है। अच्छा, मोदी ने 2018 में यह भी कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस अपने साथियों का फ्लोर टेस्ट करने के लिए लाई। इस बार विपक्ष ने इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, तो क्या इस प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपने गठबंधन की मजबूती का टेस्ट कर रहा है? सुनिए 2018 में तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, वो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया को लेकर पीएम क्या बताने वाले हैं। डंके की चोट पर अहंकार यह कहलाता है 2019 में पावर में आने नहीं देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। यानी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि ये इंडिया का फ्लोर टेस्ट कैसे। और आप देखिए विपक्ष ने नाम बदल दिया, अब वो यूपीए से इंडिया हो गया है, लेकिन उसका कंफ्यूजन वहीं फंसा हुआ है। ना उनको 2018 में पता था कि चेहरा कौन है, ना उनको 2023 में पता है कि चेहरा कौन है। ना उनको तब भी भरोसा था कि सब साथ हैं कि नहीं, ना 2023 में उनको भरोसा है सब साथ है कि नहीं। और पीएम मोदी इस बार अविश्वास प्रस्ताव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बोलेंगे, क्योंकि 2018 में भी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही थी और कहा था कि भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार हो रहा है, इसलिए विपक्ष परेशान है। पीएम मोदी ये बात लगातार दोहराते आए हैं। हाल फिलहाल में भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष की एकता भ्रष्टाचार की वजह से। 2018 में संसद के अंदर उन्होंने कैसे बताया था भ्रष्टाचार को लेकर कैसे विपक्ष एक हुआ है, वो सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2023 में भी कैसे विपक्ष आज भी वहीं खड़ा है और नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है, ये अविश्वास से घिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली, उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर भी विश्वास नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश, उन पर भी विश्वास नहीं। रिजर्व बैंक, उन पर भी विश्वास नहीं। ये अविश्वास
क्यों बढ़ गया? जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेष अधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी पड़ने लगी। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। यानी तब भी विपक्ष जो है वो कार्रवाई भ्रष्टाचार पर हो रही थी, तब भी उस पर परेशान था और आज भी परेशान है, ये आरोप लगता है। आप ये भी देखिए कि जो विपक्ष पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है, उसके नेता खुद जवाब मांगने पर क्या करते हैं। जो विपक्ष पीएम मोदी को डरपोक बता रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मणिपुर पर जवाब देने से बचते हैं, जबकि सरकार जवाब देने को तैयार है। उसी विपक्ष में, उसी इंडिया में मौजूद अरविंद केजरीवाल खुद सवालों को सुनकर क्या करते हैं, आप देखिए। ये दिल्ली में एनडीएमसी की बैठक की तस्वीरें। बैठक में बीजेपी के कुलदीप चहल ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि क्यों उन्होंने बाढ़ नियंत्रण को लेकर बनी कमेटी की बैठक नहीं की थी, जबकि इस कमेटी के चेयरमैन खुद अरविंद केजरीवाल हैं। बैठक में बीजेपी नेता लगातार अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगते रहे कि बताइए आपने क्यों नहीं मीटिंग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिना कुछ बोले बैठक से उठकर चले गए। एक बार जवाब देना जरूरी नहीं समझा कि क्यों उन्होंने बैठक नहीं बुलाई थी बाढ़ की कमेटी। एक बार देखिए बैठक में क्या हुआ और कैसे केजरीवाल उठकर चले गए। एक एपेक्स कमेटी है अरविंद केजरीवाल जी, जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपके सामने। एपेक्स कमेटी है जिसके चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन दिल्ली में फ्लड कंट्रोल को लेकर अमित जी, इनके कारण हमारी एनडीएमसी भी डूबी। जिस कमेटी को चेयरमैन अरविंद केजरीवाल कहते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मीटिंग ले सके? दिल्ली डूब रही थी, अरविंद केजरीवाल जी भाग रहे थे। क्यों भागे? इस एपेक्स कमेटी की मीटिंग को चेयर करने के लिए, जिसमें फ्लड कंट्रोल की एपेक्स कमेटी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से एक चीज पूछ सकता हूं अरविंद केजरीवाल जी? नहीं, आप भाग जाएंगे, आप भाग जाएंगे डर के। एक चीज बता दीजिए, ये एक एपेक्स कमेटी है। नहीं, एक ही एपेक्स कमेटी अरविंद केजरीवाल जी, इसमें लिखा है साहब कि एपेक्स कमेटी में आप चेयर कर रहे थे, दिल्ली डूब रही थी, जून तक उस फ्लड कंट्रोल एपेक्स कमेटी की मीटिंग रखनी पड़ती। इतना डरते हैं, बोलने की हिम्मत ताकत नहीं है आप अरविंद केजरीवाल जी? क्यों डर रहे हैं आप? बताइए ना। दिल्ली डूब रही थी, दिल्ली के मुद्दे पे नहीं बोल रहे, एपेक्स कमेटी के मामले पे नहीं बोल रहे, अपनी विधानसभा में महिलाओं के ऊपर करे हुए आप सुविधा कैंप लगते हैं अरविंद केजरीवाल जी, सुविधा कैंप के मुद्दे पे नहीं बोल रहे। बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी कहाँ थे आप? आपके लिए लालू यादव जो भ्रष्टाचार चारा घोटाला में लिप्त थे, उनसे गठबंधन जरूरी है। शरद पवार उनके साथ बैठ के करप्शन जरूरी है। आप मीटिंग छोड़ के भागना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग छोड़ के भाग रहे हैं आज फिर। मत भागिए, महिलाओं के इशू पे आप जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। भागिए मत अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत अरविंद केजरीवाल। पहले तो केजरीवाल जी सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा एजेंडा पूरा हो जाने दीजिए फिर जवाब देता हूं, लेकिन इस वीडियो में कहीं भी जवाब मिलता तो नजर नहीं आया। हालांकि वो बाद में मीटिंग खारिज करके उठ के चले गए। उधर विपक्ष मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन केरल में जो हो रहा है उस पर भी चुप है। केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि वो जो नया इंडिया बना है उसकी साथी है, कांग्रेस की साथी है, उसने एक रैली निकाली, आरोप लग रहा है, और इस रैली में सरेआम हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे नारे लगाए। यह वही मुस्लिम लीग है जिसे राहुल गांधी सेक्युलर बताते हैं और जिसके साथ केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों के सामने हिंदुओं को फांसी देने, उन्हें जला देने जैसे नफरती नारे लगाए। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए आरोप लगाया। अमित मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग को केरल की लेफ्ट सरकार का सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से वो इस तरह के नफरती नारे लगा रहे हैं। सुनिए केरल बीजेपी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं।
It's very unfortunate, shocking, and this is the IVML youth wing workers are what they are saying. We'll hang you in the temple, we'll burn you alive. So my question is, why Congress party and UDF leaders are keeping mum on this issue? Why they are not come against this words by the Muslim Youth League workers? Is this the real face of the Rahul Gandhi's new India? तो बीजेपी पूछ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं, आरोप लग रहा है, और इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्या है ये, क्या ये नए इंडिया का चेहरा है? जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है वो केरल के कासरगोड जिले का होने का दावा किया जा रहा है। मार्च में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ विंग के कार्यकर्ता बताए गए। मणिपुर के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने के लिए मंगलवार को यह मार्च निकाला गया था, जिसमें हिंदुओं के प्रति भड़काऊ नारेबाजी का आरोप लग रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग केरल में मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं और इनका गठबंधन करीब 50 सालों से चल रहा है। 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 91 और मुस्लिम लीग ने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कैबिनेट तक में शामिल थी, और यह वही लीग है जिसे विदेश में बैठकर राहुल गांधी 100% सेक्युलर बताकर आए थे। आपको राहुल गांधी का मुस्लिम लीग पर जो बयान था वो याद दिलाता हूं। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. तो जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी 100% सेक्युलर बताकर आए थे, उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ बयानबाजी कर रही है या नारे लग रहे थे उसके कार्यक्रम में। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ बीजेपी ने पुलिस में शिकायत भी की, जिसके बाद केरल पुलिस ने 307 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें 7 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय सचिव फिरोज बाबू और जिला स्तर के नेताओं का नाम शामिल है जो उस मार्च में शामिल थे। मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने की धारा में केस तक दर्ज हो गया है। इसके अलावा गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, उपद्रव फैलाने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक का अपडेट यह है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और अभी तक का अपडेट यह भी है कि मुस्लिम लीग को 100% सेक्युलर बताने वाले राहुल गांधी ने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। सोशल मीडिया पर जब यह भड़काऊ नारेबाजी वायरल हुई तो मुस्लिम लीग पर सवाल उठने लगे। अब मुस्लिम लीग की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस घटना पर खेद है। 2 समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाना उनकी पॉलिसी नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं ने भड़काऊ नारेबाजी की है उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्च के दौरान जो नारे लगाने थे उन नारों से अलग ये नारे लगाए गए। सवाल यह है कि अगर ये नारे लगाए गए तो उसी दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई वीडियो वायरल होने के बाद, सवाल उठने के बाद, और इतने भड़काऊ बयान हैं, इतने भड़काऊ नारे हैं कि भाई हिंदुओं को मंदिरों के सामने टांग देंगे, ऐसी भड़काऊ नारे लगे हैं। और आपने कार्रवाई कब की? जब वीडियो वायरल हो गया, जब सवाल उठने लगे, उसी दिन इनको निकाल देना था। विपक्ष बंगाल की हिंसा पर भी कुछ नहीं बोलती। आप देखिए, बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा भड़की थी उस पर बीजेपी ने अपनी टीम भेजी थी। वो टीम लौट कर आई और उसने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को दी। इस रिपोर्ट में बीजेपी ने हिंसा की कई घटनाओं का जिक्र किया। बंगाल में शांतु पात्रा नाम के व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट हुई, और यह सब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इसलिए किया क्योंकि उनसे अपने घर में नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई हुई थी। यह बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है। इसी तरह बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार महुमिता मंडल के घर पर भी अटैक हुआ। उनकी बहू जो कि गर्भवती थी उन पर हमला हुआ, यह आरोप। बंगाल में पांचला के ब्लॉक 196 में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को नंगा करके परेड कराया गया, गलत तरीके से छुआ गया। यह भी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर आई है जानकारी। इसी तरह बंगाल के बामनहाट में बीजेपी के चंद्र बर्मन नाम के कार्यकर्ता के पैर में गोली मार दी गई है, बीजेपी का आरोप।
बंगाल के फलीमारी में बीजेपी कार्यकर्ता को पहले पीटा गया, फिर उसके बाद गोली मारकर पोलिंग बूथ पर हत्या कर दी गई। बंगाल के ही फलीमारी में बीजेपी के और कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसे गोली मार दी गई। बीजेपी का दावा है कि अलग अलग घटनाओं में बंगाल में कुल 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन एक आदमी ये नए नए बने इंडिया में से खड़े होकर नहीं बोला कि हमको बंगाल पे भी चर्चा चाहिए। क्यों? क्योंकि एजेंडा एक ही है, नरेंद्र मोदी। और विपक्ष का यही डबल स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से पब्लिक उसे नकारती है। इसी डबल स्टैंडर्ड में एक बात यह भी है कि जो नेता पहले एक दूसरे को कोसते थे, वही आज एक दूसरे के हमदर्द बन रहे हैं। आज संसद परिसर में सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह से मुलाकात कर रही थी। संसद जाने से पहले सोनिया गांधी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह और कुछ विपक्षी सांसदों के पास पहुंची। सोनिया गांधी ने संजय सिंह से कहा कि हम आपके साथ हैं। हालांकि इतना कहकर सोनिया गांधी आगे बढ़ी। वहां विपक्ष के सांसद कुर्सी लगाकर बैठे थे। शायद उन्हें यह उम्मीद होगी कि सोनिया गांधी थोड़ी देर उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय सिंह तो ऐसे बताने लगे कि सवाल पूछना पाप हो गया है, जैसे सोनिया गांधी कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी हो और उनसे शिकायत करने लगे। संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। तब से संजय सिंह संसद के परिसर में ही धरना दे रहे हैं। आज जब सोनिया गांधी संजय सिंह के पास पहुंची तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, पहले वो आपको दिखाता हूं। मणिपुर पे जवाब मांगने का अपराध हो गया है। नहीं, मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो मणिपुर पे जवाब मांगने का अपराध हो गया है। नहीं, मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो आज संजय सिंह हाथ बांधे सोनिया जी को बता रहे थे कि ये देखिए ना, जवाब मांगना भी अपराध हो गया। जब सोनिया गांधी संजय सिंह से मिली तो संजय सिंह ने हाथ जोड़कर उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। हालांकि जो संजय सिंह आज सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक है, ये वही संजय सिंह हैं जो कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सोनिया गांधी को जेल भेजने की मांग करते थे। एक बार संजय सिंह का पुराना बयान सुनिए और देखिए कि पहले वो क्या कहते थे और आज कैसे हाथ जोड़े खड़े थे सोनिया गांधी के सामने। इस पूरी डील में, इस हेलीकॉप्टर डील के मामले में जितने तथ्य अब तक सामने आए हैं, मुझे लगता है उसके बाद ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मोदी सरकार की नीयत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के मामले में साफ है, अगर मोदी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो सोनिया गांधी से लेके अहमद पटेल से लेके एसपी त्यागी से लेके बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं का नाम ऑगस्टा डील में है। अगर गहनता और निष्पक्षता से इसकी जांच होगी तो बहुत सारे बड़े चेहरे जेल के अंदर हो सकते हैं। तो कभी संजय सिंह आम आदमी पार्टी को सोनिया गांधी को जेल भेजना था, आज हाथ जोड़कर कह रहे हैं मैडम देखिए ना मेरे साथ क्या। ऐसे ही केजरीवाल जी को कभी सोनिया गांधी को जेल भेजना था, आज साथ में फोटो खिंचाते हैं। कभी लालू जी से गले मिलना उनको पाप लगता था, आज लालू जी के साथ फोटो खिंचाते हैं। यह है इंडिया। राजनीति में इस कड़वाहट के बीच आज एक ऐसा वीडियो भी आया जिसने कहावतों और मुहावरों को सच कर दिया। आज संसद परिसर में राघव चड्ढा पर एक कौवे ने हमला कर दिया। राघव चड्ढा जब फोन पर बात कर रहे थे तभी एक कौवे ने उनके सिर पर चोंच मारी और उड़ गया। जब यह तस्वीर वायरल हुई तो दिल्ली बीजेपी इन तस्वीरों को ट्वीट करके कहने लगी कि पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काट। इस पर राघव चड्ढा ने भी ट्वीट कर जवाब दिया और लिखा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो कोई उनको झूठा बता रहा था, वो खुद को मोती बता रहे थे। लेकिन जो भी सुना था उन्होंने आज देख भी लिया। हालांकि वो गाना भी था ना, झूठ बोले कौवा काटे। मैं सोचता था कि लिखने वाले ने ऐसे ही लिख दिया है, कौवा किसी को काटता होगा। आज मैंने भी पहली बार देखा कि कौवा काट के चला गया। अब शायद विपक्ष के दिन खराब चल रहे हैं तो कौवा भी मजा लेके चला गया, क्या कीजिएगा। लेकिन पाठशाला में अब बागेश्वर बाबा का चैप्टर जो अंग्रेजों के मजे ले रहे हैं। पाठशाला में बागेश्वर दरबार का चैप्टर लंदन में बागेश्वर बाबा ने वो कर दिया जो भारत में भी ना हुआ। अंग्रेजों के बीच बागेश्वर बाबा ने मंत्र पढ़ा और फिर सबके कैसे होश उड़ गए, जरा देखिए। आजकल ब्रिटेन में राम नाम की गूंज है।
क्योंकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लंदन के नजदीक लेस्टर में राम कथा कर, वो यहां 22 से 28 जुलाई तक रहने वाले हैं। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लंदन जैसे शहर में लोगों के पास इतना टाइम है कि वो राम कथा सुनने जाएंगे। यहां से तो लोग गए थे वहां नोट छापने, लेकिन वहां क्या हो, सनातनी को किसी बाबा से मिलने के लिए लोगों का क्रेज भी दिखा। उनकी गाड़ी के आसपास इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस और आर्मी के जवानों की मदद से गाड़ी को अंदर तक लाना पड़ा। ये हालत देखिए, ये बागेश्वर बाबा की गाड़ी है, इसको अंदर लाने के लिए भी वहां जो पुलिस है उसको नाको चने चबाना पड़ गया। भीड़ ने ऐसे घेर लिया बाबा को कि जरा दर्शन हो जाए। जब बाबा बागेश्वर को इस बात की सूचना मिली कि ये लोग दरबार में मौजूद भारी भीड़ की वजह से अंदर नहीं पहुंच पाए, तो बाबा बागेश्वर हॉल की छत पर पहुंचे। बाबा को देखकर यहां लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि ट्रैफिक रुक गया। ये देखिए, ये आपने आज तक देखा होगा कि शाहरुख खान अपने घर से बंगले से ऐसे हाथ हिलाते थे तो पब्लिक इकट्ठा रहती थी, सलमान खान हाथ हिलाते थे तो पब्लिक इकट्ठा होती थी। ये न शाहरुख है न सलमान है, ये सनातनी बाबा है, बागेश्वर बाबा। और ये लंदन के पास लेस्टर में, ये देखिए, ये वहां पहुंचे हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो वहां पूरी सड़क जाम हो गई भाई, खत्म मामला। अंग्रेज देखकर हैरान है कि कौन बाबा आ गया भाई जिसके लिए इतना पागलपन लोगों में दिख रहा है। जरा सुनिए। बाद में पुलिस को आकर स्थिति को संभालना पड़ा। बाबा बागेश्वर की एक झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ देखिए। यह लंदन के पास की सड़क है जहां ऐसे ही कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन यह भारत की सनातनी शक्ति और बाबा बागेश्वर के दरबार का कमाल है कि किसी को भी रोका नहीं जा सका। बाबा बागेश्वर ने भी भीड़ के बीच लोगों की सामूहिक अर्जी लगा दी। ब्रिटेन की सड़कों पर मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। आप भी ब्रिटेन की सड़कों पर सनातनी मंत्रों वाली ये तस्वीरें देखिए, कैसे अंग्रेजों के बीच सनातनी मंत्र गूंज रहे थे। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करें। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। ये वहां ब्रिटेन में सड़क पर चल रहा है। अच्छा, ये तो आपने बागेश्वर बाबा का जो दरबार था उसके बाहर का नजारा देखा। अब आपको दरबार के अंदर सनातनी शक्ति का एक कमाल दिखाता हूं। इस दरबार में बागेश्वर बाबा ने अंग्रेजों से राम नाम का जाप करवा दिया और इसकी लाइव शक्ति दिखा दी। पहले आप दरबार में हुए चमत्कार जिसे कहा जा रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर इसके बारे में डिटेल में बताऊं। राम राम राम। दोनों हाथ ऐसे मलो, बोलो मां। पूरे बॉडी में लगाओ, पूरे बॉडी में बोलो राम 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 राम। बैक में लगवाओ इनको, दोनों हाथ ऐसे करा के, जो बैक पेन है। पैर में लगाओ, लेग्स, पैर में। थोड़ा चलो, या वॉक। Oh, password, yes. Password, Ram. R-A-M, Ram. RAM नहीं, राम। अब वहां जो हुआ वो देखकर लोग हैरान कि जो आदमी आया था वो ढंग से चल नहीं पा रहा था, चलने कैसे लगा। कोई इसे अंधविश्वास बताएगा, जो महसूस कर रहा है वो चमत्कार बताएगा। हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन जो वहां मौजूद थे, अंग्रेज जो मौजूद थे, वो भी देखकर हैरान दंग, ये क्या हो गया। ब्रिटेन में बागेश्वर दरबार के बारे में सुनकर बहुत से लोग बाबा के पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे।
इस दौरान एक महिला अपने अंग्रेज दामाद को लेकर बाबा के दरबार में पहुंची, जिसे ब्रेन की एक गंभीर बीमारी। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने मंत्रों से क्या कमाल दिखाया, कैसे वहां के जो लोग थे वो हैरान रह गए, जरा उसका हिस्सा देखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। वहां बैठे बैठे बात कर रहे थे यहाँ के दरबार के विषय में, और क्या बुलाएंगे, क्या होता है, हीलिंग्स क्या है, ये सब चर्चाएं हम सुन रहे थे। इनको बोल सकते हैं। Spiritual power by Lord Hanuman. Very big power. Yeah. आप नजदीक आ जाएं। आप आ जाएं नजदीक। आप तो हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, माइक ले लो आप, बोलो। एनी क्वेश्चन? बस यही, इसको MS है। क्या हो गया है? MS। इससे क्या होता है? इससे ब्रेन की ये बीमारी है, तो दर्द, बहुत दर्द होता है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम, उसकी भी। मैं सास हूँ, मैं उसकी सास हूँ। हम समझ गए, दामाद है। ये दामाद हाँ जी, है। हाँ। और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है। कोई बात, और कोई बात पूछेंगे आप? पढ़िए। दामाद को पूरे शरीर की नस में दिक्कत, ब्रेन में समस्या बन गई है, शून्यपन आ रहा है पूरे शरीर में। जो प्रश्न लेकर मूलतया आई हैं, कृपा होगी, आराम लगेगा। डॉक्टरी सलाह चलाते रहें। 3 वर्ष में इनको 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर लग जाएगा। आशीर्वाद है। यानी यहां अंग्रेज जो आए थे वो भी हैरान कि समस्या भी बता दी, और उसके बाद जो पहले आपको वीडियो दिखाया कि कुछ मंत्र पढ़वाए और उसके बाद ये आदमी चलने लगा, ये भी दावा किया जा रहा है। अंग्रेज के इलाज के बाद कई लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि मंत्र चिकित्सा से किसी का इलाज हो सकता है। इसलिए बाबा बागेश्वर ने भीड़ में लोगों से पूछ लिया कि किसी को दरबार के चमत्कार पर शक है, तो एक लड़की ने हाथ उठाया, कह दिया ये सब फ्रॉड है। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कौन सा कमाल दिखाया, क्या किया, जरा वो भी देखिए। कौन मानता है कि भगवान नहीं होते? ठटरी के बरे उठ जाओ। है कोई ठटरी का बरा ऐसा? नक कटा। अच्छा ठीक, किनको ये लगता कि ऐसा असंभव है? आपको लगता है? यस डियर सिस्टर, खड़ी हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। चलो कोई तो मिला। आइए आइए डियर सिस्टर, हम अभी बताते हैं कि कैसे असंभव है। पूरी चैटिंग के मोबाइल नंबर निकालते हैं। सेटिंग के और चैटिंग के। ऐसे लोगों को हमें बहुत अच्छा लगता है जो कहते भगवान नहीं होते। उनकी छिलाई करने में मजा आता ना। जो भक्त हैं उनको क्या चमत्कार दिखाना, जो नहीं है उनकी ठटरी बारने का है बाबा। और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंगबली की चली नहीं। क्या नाम है आपका? आपकी तो पोल खोलेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक पर्चा हम बनाएंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले एक हम पर्चा बनाएंगे बिफोर टाइम। अभी हम जिनको बुला रहे हैं शायद वो हमारे हों, या जिनको हम जानते होंगे शायद, या किसी ने पता कर लिया होगा। अब हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लेकर रखेंगे, और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। क्योंकि आप मानते हैं कि ऐसा असंभव है, ऐसा आप मानते हैं ना, इसलिए तो आपने हाथ खड़ा किया। यस नो। फिर ये लड़की जिस महिला को लेकर आई उसके बारे में, जैसा हर बार होता है, बागेश्वर बाबा ने सब बता दिया। उसके बाद जो लड़की फ्रॉड बता रही थी, चैलेंज कर रही थी, उसकी बारी आई।
हालांकि बाबा के सामने ऐसी कंडीशन कई बार आई है जब कई लोगों ने उन पर इस तरह के सवाल उठाए, लेकिन बागेश्वर बाबा ने हर ऐसे आदमी को अपने तरीके से करारा जवाब दिया। ऐसा ही लंदन के दरबार में हुआ, जब बाबा ने आरोप लगाने वाली लड़की के दरबार में एक और लाइव चमत्कार दिखा दिया और लड़की को भी उसके बारे में बता दिया कि क्या स्थिति। फिर बाबा के दरबार में 2 इंस्पेक्टर आ गए। यहां बाबा ने इन अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को राम और हनुमान के नाम की महिमा के बारे में बताया। हालांकि बाबा को बहुत अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उन्होंने इसका रास्ता भी निकाल लिया। छोटा सा हिस्सा है, वो भी देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। क्या बोले? आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वो भी पढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, हमारी किताब बहुत खुली है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। भी रुको, प्लीज वेट, प्लीज प्लीज प्लीज। पीछे लिखा, ओनली हनुमान इज ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु ऑन दिस यूनिवर्स। ओनली, यस। Oh, password, yes. Password wrong. तो बागेश्वर बाबा वहां जो भारतीय हैं उनके बीच जाकर सनातन का प्रचार प्रसार और चर्चा तो कर ही रहे हैं, अंग्रेजों के बीच भी बजरंग बली, प्रभु श्री राम की शक्ति का जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। बागपत जिले की एक तस्वीर दिखाता हूं। बागपत में यमुना नदी के बीच से गुजर रही गैस पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसकी वजह से नदी में फव्वारा जैसा दिखने लगा। गैस पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में तूफान सा उठ गया, जिसे देखकर गांव वाले घबरा गए। गैस पाइपलाइन फटने की खबर मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और गैस सप्लाई को रोका गया। गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि पाइपलाइन को देखने के लिए भीड़ न इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हादसा हो सकता है।